Hello everyone, welcome to MN Economic Classes. ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बार बार नेट का एग्जाम दिया है और वो एटलीस्ट पीएचडी या नेट कैटेगरी की कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है लेकिन वो अपन को पता नहीं चलती और अपन बार बार उस चीज को करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं दिमाग में पर उसे अपन अप्लाई नहीं कर सकते। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने नेट का कई बार एग्जाम दिया है फिर भी क्लियर नहीं हुआ। आज अगर ये वीडियो आप देखते हो तो शायद आपकी 100% क्लियरिटी हो जाएगी उस चीज के लिए। तो आइए देखते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने में आने वाली प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, पहले अपन प्रॉब्लम्स देखते हैं देन फिर सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स, कई बार क्या होता है अपन रेगुलर क्लासेस भी लेते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, पीवाईक्यूज भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, पर जब एग्जाम में अप्लाई करने का टाइम आता है तब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर पाता। तो उसका कारण है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को माइंड में इतना क्लियर रखो कि जो पूछा है उसको डायग्राम बना के सॉल्व करके कैसे भी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, फिर उसका डायग्राम बनाओ अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा एग्जाम के लिए भी, और फिर उसको अप्लाई करो, आपका आंसर सही होगा। सेकंड है की पॉइंट्स। कई बार क्या होता है किसी टॉपिक का कुछ की पॉइंट होता है और क्वेश्चंस एग्जाम में की पॉइंट से ज्यादा दर पूछा जाता है और वहीं से क्वेश्चन पूछ ले। अब आपको उसका की पॉइंट पता ही नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो वो क्वेश्चन 100% रॉन्ग होना ही है। थर्ड है पीवाईक्यूज। अधिकतर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नोट्स पढ़ लिया, क्लासेस ले ली, देन रिविजन भी कर लिया, अपना इस बार हो जाएगा, पर नहीं हो पाता क्योंकि आपने पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं किए। पीवाईक्यूज आपके लिए आपके कोर्स में चार चांद लगाने वाला जैसा ट्रिक है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है, क्या टेक्निक्स है, किस लेवल है। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं पर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पीवाईक्यूज को छोड़ के जाओ। थर्ड है प्रैक्टिस। अब बच्चे क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट्स भी होते हैं, तो जैसे मैडम पढ़ा रही है, एटलीस्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया बोर्ड पे। अब वो तो मेरी प्रैक्टिस हुई ना, मैंने बोर्ड पे। अब आप केवल वीडियो को देख रहे हो, पेन पेपर नहीं ले रखा, हाँ, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी उस चीज के लिए। वही आप मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे उस चीज को तो आपकी प्रैक्टिस होगी, उसको बाद में भी एक दो बार सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स को, उनके फॉर्मूलाज को। मेन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, विद इन 10 सेकेंड्स में भी हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इतने बड़े दिखते हैं कि अपन सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे से होगा या नहीं, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं। पर अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो क्वेश्चन आपसे मात्र 20 सेकेंड 30 सेकेंड एटलीस्ट 1 मिनट में तो सॉल्व कर ही लोगे। फिर आती है रिविजन का लैक। कई बार कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार कोर्स कंप्लीट करने से आपको समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट आपको 2 से 3 टाइम्स आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन की स्ट्रेटेजी मैं आपको एग्जाम के 10 डेज या 20 डेज पहले बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे डैम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड है मॉक टेस्ट। अब जो टॉपिक आपने किया है, मान लो आपने किया है परफेक्ट कंपटीशन या मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपोली, सारे कंप्लीट कर लिए। अब उन सबका क्या करो, वीक एक 1 वीक में आप 6 डेज, मंडे टू सैटरडे, एक टॉपिक पूरा कवर करो। मार्केट स्ट्रक्चर है, पूरा पढ़ लो, लेकिन संडे को आपको कुछ नहीं करना, उसका मॉक टेस्ट दो जितना हो सके। उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पुट अप करो, आंसर दो, प्रैक्टिस करो, उससे आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आएगी। गलतियां हो रही है होने दो, वो गलती यहाँ पर हो रही है, लेकिन वो गलती यहाँ पर हो रही है वो अच्छा है बजाय एग्जाम में होने की। यू अंडरस्टैंड। 7 टॉपिक है आपका टाइम मैनेजमेंट। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि अपन जिस क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट या 5 मिनट,
डीआई का टॉपिक आता है आपके फर्स्ट पेपर में, बच्चे उसको 50 से 20 मिनट तक खींच लेते हैं, 15 टू 20 मिनट अराउंड। उससे उनका पेपर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं देख पाता, उनके पीछे के क्वेश्चंस छूट जाते हैं, जबकि इसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, फिर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं देख पाता, तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी आप गलत कर देते हैं। टाइम मैनेज, तो टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट। थर्ड 8 पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी, ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो रेगुलर रहनी चाहिए। अब जैसा ऐसा नहीं कि आज तो मैंने वाव 2 यूनिट पढ़ ली, 2 यूनिट कवर कर ली, सेकंड डे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम बनाओ कि मुझे पर डे इतना पढ़ना है या इतने टॉपिक कवर करने हैं या इतने घंटे पढ़ने हैं, उसको तोड़ो मत। अगर जिस बच्चे ने कंसिस्टेंसी रखी उसका नेट क्या, उसका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाता है। और जो अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ देता है, चलो आज तो शादी है, शादी में मजे करेंगे, कल किसी के गांव में जाना है तो वहां मजे करेंगे, आज घूमने चले जाते हैं, तो ये नहीं होता। पढ़ाई मीन्स पढ़ाई होता है। अगर आपने पढ़ाई के बीच में ब्रेक लिया, सॉरी मैं एक बार चेक कर लूं, तो ब्रेक नहीं होता है, वो एकदम कंसिस्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे देन यू सेलेक्ट। ये तो था आपके प्रॉब्लम्स जिन बच्चों को रहती है, जो ये क्लियर नहीं रहते उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। अब जो फेलियर बच्चा होता है, एक कहानी बताती हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मिनिमम 4 to 5 टाइम्स नेट का एग्जाम दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका क्लियर नहीं हो पाता, बिकॉज उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं होता। और शायद ये घटना अधिकतर सब बच्चों के साथ होती है, लेकिन अपन उसको इतना माइंड नहीं करते हैं। फिर अपन, अब जो क्वेश्चन अपन ने वहां पे देखा, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता, वो घर पे आके देख, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था, इसका आंसर ये। एटलीस्ट मेरे पास भी, मेरे साथ भी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ भी ये चीज हुई है। मैंने भी 2 से 3 बार नेट का एग्जाम दिया है, मेरे साथ भी हुआ है। क्वेश्चन लगता है कि वहां पे आज नहीं आता, बट घर पे आने पे लगता है ये सब कुछ आ रहा था, फिर भी अपन गलत कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लिख रखा है तो अपन उसको ऊपरा ऊपरी पढ़ लेते हैं, तो ऊपरा ऊपरी पढ़ने से, एग्जाम टाइम बता रही हूँ, उस टाइम टाइम का प्रेशर रहता है, तो फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन लगता है कि सही था वो नहीं करते, गलत वाला चूज करके लगा के आ जाते हैं। और दिमाग में ऐसा रहता है नहीं हमारा तो 100% है, इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने वहां पे आंसर रॉन्ग लगा दिया था। इसीलिए सबसे बड़ी बात, क्वेश्चंस को पढ़ो एकदम ध्यान से, क्योंकि आपके माइंड में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको वो सब चीजें आती है, पर आपको उस पर अप्लाई करना नहीं आता। तो इसीलिए आपको लगाना चाहिए एलिमिनेशन मेथड। भाई उस क्वेश्चन में आपको पता है कि ये चीज तो मैंने इस टॉपिक में कभी पढ़ी ही नहीं, उसको तो रॉन्ग कर दो। जो जो ऐसा लगता है ये मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उसको आप एलिमिनेट करते जाओ। एलिमिनेट करोगे तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। उससे भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप बनाओ डायग्राम, उससे रिलेटेड क्या करो, डायग्राम बनाओ। डायग्राम को बनाओगे तो उसका आंसर आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगा। तो जो बच्चे गलती करते हैं उनकी गलती यही होती है कि उस टाइम उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे सेटअप नहीं होता, उनके माइंड में इतना प्रेशर होता है कि वो उस चीज को नहीं समझ पाते और वो उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आइंदा से किसी बच्चे के साथ ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो कि कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट याद आ जाता, फिर भी आंसर नहीं मिल रहा तो उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। देन फिर भी नहीं मिलता तो डायग्राम से शॉर्ट करो, 100% आपको आंसर मिलेगा। एक सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों की, पीवाईक्यू बच्चे सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करते। पीवाईक्यू के लिए अलग अलग बुक भी है, खूब सारी बुक्स है, उसकी अरिहंत की है, और भी 2-3 और भी है जिनकी मिल जाती है पीवाईक्यूज इकोनॉमिक्स के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, अब उनको ऐसा लगता है हाँ, तुक्के में आंसर नहीं लगाते कि हाँ, आंसर छुपा लिया और लगा ये सही है, वो नहीं सही होता तो आंसर देख लेते भाई हाँ इसका ये है, और आगे वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलो आपको आंसर नहीं पता था, आपने देख लिया, तो अब उस टॉपिक को निकालो, जिस टॉपिक का आपने आंसर क्लियर नहीं किया या देख के सही किया, उस टॉपिक को निकालो, वो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के वो चारों
आंसर्स पढ़ो उसके जो उसमें दे रखे ऑप्शंस, सॉरी आंसर नहीं ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को पढ़ो और वो उससे रिलेटेड है या किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो पता करो। इसका आंसर सही क्यों है वो पता करो, गलत क्यों है वो पता करो। मतलब उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से उसका अपन बोलते हैं ना बॉडी का पोस्टमार्टम, वैसे उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो। डैम श्योर है आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने इतने अच्छे से कर लिया तो। और वही अगर देख लिया हाँ गलत है सही कर दो, गलत है सही कर दो, तो वैसे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होते हैं। पीवाईक्यू चाहे आपको, मैं नहीं बोलती कि एक दिन में आप 100 पीवाईक्यूज करो, नहीं होते। आप 20 करो 30 करो, लेकिन वो 30 पीवाईक्यूज ऐसे करो कि उन 30 में 1 पीवाईक्यूज का 4 ऑप्शन, तो 30 इंटू 4 120 कॉन्सेप्ट आप अगर एक दिन में क्लियर करते हो तो किसी की हिम्मत नहीं है आपका जेआरएफ रोकने की। लेकिन उन पीवाईक्यूज के सारे ऑप्शंस देख के क्लियर करके देन आंसर दो। उन कॉन्सेप्ट को नहीं आ रहा है वापस टॉपिक पढ़ो, वापस वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ऐसा करोगे तो पर डे में आपके 120 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो डैम श्योर है आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं अब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, स्टैट, इकोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, इंडियन, इंटरनेशनल ग्रोथ सारी सीरीज लेके आऊंगी, क्योंकि जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इधर उधर से कंटेंट ढूंढते रहते हैं, मैं उनको वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल पे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देखना, उसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे उसके साथ जुड़ पाए। जिन बच्चों तक फीस अफोर्ड करने की शक्ति नहीं होती वो उसको पढ़ सके, और मेरी दुआ है उन सबका ज़रा क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।